हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम अपना करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के क्वेश्चन आंसर, जो कि आपके बैक क्वेश्चन आंसर्स है। पेज नंबर 14 टू 17 आई गेस वहां पे दे रखे हैं आपको। 14 टू 16 हम इस क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने सारी थ्योरी अच्छे से कंप्लीट कर लिया, हर एक रिएक्शंस को कैसे याद करना है सब कुछ अच्छे से कंप्लीट कर लिया हमने। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो मैं चैनल पे जाके पहले आप वीडियोस देखिए, थ्योरी को समझिए, उसके बाद आइएगा, क्योंकि आपका इससे बेस स्ट्रांग होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। सो आपके पास पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। देखो आर पूछा है, मतलब ज्यादा गलत है, और इनकरेक्ट मतलब आपको बताना है कौन सा गलत है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की आदत डालिए अभी से ही, क्योंकि आप बच्चे सोचते करेक्ट और वो करेक्ट नहीं हो जाते, गलत मार्क कराते हैं। अब बल्कि आपसे पूछा गया है कि इनकरेक्ट कौन सा है। सो लेट्स बिगिन। सो इसमें देखो आपको रिएक्शन दे रखी है, लिखा है लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो ये ऑक्साइड रिड्यूस होता क्या है, एक बार रिकैप करते हैं। किस कब हम बोलेंगे कि वो एलिमेंट या वो कंपाउंड ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, जब उस एलिमेंट या फिर उस कंपाउंड में रिएक्शन से बाद उसके अंदर या तो एडिशन हुआ है ऑक्सीजन का, या फिर रिमूवल हुआ है किसका, हाइड्रोजन का। लेट मी राइट इट अगेन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ओके, एंड हम कब कहेंगे कोई एलिमेंट या कोई कंपाउंड रिड्यूस्ड हुआ है, अगर उसके अंदर एडिशन हुआ है ऑक्सीजन का, और नॉट ऑक्सीजन, सॉरी वेट अ मिनट, एडिशन हुआ है आपका हाइड्रोजन, बिल्कुल एकदम इसका अपोजिट, या फिर रिमूवल हुआ है ऑक्सीजन का। ठीक है, तो ध्यान से देखो, हम कब कहेंगे कि वो एलिमेंट है वो कंपाउंड ऑक्सीडाइज्ड हो गया है, जब रिएक्शन के बाद उस एलिमेंट या उस कंपाउंड में या तो ऑक्सीजन एड ऑन हो गया होगा, या वहां से आपका हाइड्रोजन रिमूव हो गया होगा। अगेन सेम फॉर द रिड्यूस, बस इसमें अपोजिट हो जाता है कि यहाँ अगर एडिशन हो गया हाइड्रोजन का तो रिड्यूस्ड, अगर रिमूवल हो गया ऑक्सीजन का तो भी रिड्यूस्ड। तो चलो देखो रिएक्शन को, पहले आपका जो पीबीओ लेड ऑक्साइड पड़ता है, अगर ध्यान से देखो तो रिएक्शन से पहले आपका लेड ऑक्साइड है, और रिएक्शन के बाद ये सिर्फ और सिर्फ लेड बचा, ऑक्सीजन चला गया, ऑक्सीजन गायब हो गया। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हमें क्या बताता है कि वो कंपाउंड क्या होगा, रिड्यूस, लेड ऑक्साइड क्या होगा, रिड्यूस्ड। ऑप्शन में देखिए, लेड इज गेटिंग रिड्यूस, नो, कंफ्यूज मत होना कि हाँ लेड रिड्यूस हो रहा है, नहीं, आपको इस पूरे कंपाउंड का नाम लिखना है। तो लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ये तो गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, अभी तो मैं कार्बन की बात नहीं करी, कार्बन की बात नहीं, देखो लेड ऑक्साइड, हाँ लेड ऑक्साइड है जिसमें से आपका ऑक्सीजन गायब हुआ है, तो लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ये ऑप्शन इज करेक्ट। दूसरा देखो सी, सी क्या है, कार्बन आपका, रिएक्शन से पहले सिर्फ कार्बन है और रिएक्शन के बाद क्या हो गया, CO2 विच इज कार्बन डाइऑक्साइड, यानी आपका ऑक्सीजन देखो इसके अंदर ऐड हो गया, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या बोलते हैं, वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, यानी कार्बन आपका ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। ऑप्शन में देखिए कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, मतलब सी और डी आपके करेक्ट ऑप्शन है। आपसे पूछा गया इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है, तो इनकरेक्ट कौन सा, आपका ए एंड बी। सो दिस फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ए एंड बी आर द करेक्ट ऑप्शंस। ये करेक्ट ऑप्शंस है, लेकिन आपके यहाँ पे क्या है, ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ये रिड्यूस्ड हो रहा है, और ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्टेप पे पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी। तो आपको एक रिएक्शन दे रखी है, पूछा गया है अबव रिएक्शन किसका एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन का, डबल डिस्प्लेसमेंट, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको बिल्कुल नहीं पता है तो पहले जाकर मैंने 2 वीडियोस बनाई है अच्छे से डिटेल में, उनको अच्छे से देखिए ताकि आपको दो चारों आपके जितने भी है रिएक्शंस रिवाइज हो जाए। तो पहले आपको थोड़ा रिकॉल करा देती हूँ। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जब दो सब्सटेंस आपस में मिलकर एक कंपाउंड देते हैं, या फिर कंपाउंड एक सब्सटेंस देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन वही होता है, एक आपके सब्सटेंस में से ब्रेक हो गए कई सारे सब्सटेंस निकलते हैं, तो डिकम्पोजिशन। डिस्प्लेसमेंट, एक मोस्ट रिएक्टिव मेटल आपके लेस रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर देता है, और डबल डिस्प्लेसमेंट जिसके अंदर आपकी एन आयंस का एक्सचेंज होता है। तो इस रिएक्शन में आपको क्या लग रहा है, Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम गिव्स यू Al2O3 प्लस Fe। तो आप अगर ध्यान से देखो कॉम्बिनेशन के लिए, चलो दो आपस में मिल रहे हैं तो ये दे रहे हैं, बट आपको ये नहीं देना, इसके अंदर एक अलग चीज बनी है क्या, कि ऑक्सीजन, ध्यान से देखो ऑक्सीजन के साथ पहले आयरन था, अब उसके साथ एल्यूमिनियम आ गया, और यहाँ पे आपको क्या आ गया, आयरन आ गया। तो इसके साथ आप क्या देख रहे हो, बेसिकली रिप्लेस कर दिया, आयरन ने, सॉरी एल्यूमिनियम ने आपके आयरन की जगह ले ली,
क्यों ले ली? क्योंकि एल्यूमिनियम इज मच स्ट्रॉन्गर देन आयरन। कहने का मतलब एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है देन आयरन, इसलिए एल्यूमिनियम ने आयरन की जगह ले ली और आयरन कह दिया कि आप बाहर निकल जाओ। तो कौन सा रिएक्शन हुआ आपका? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि ना इसके अंदर एक सिंगल एलिमेंट रिप्लेस हुआ है। ये कॉम्बिनेशन आपका नहीं होगा, फिर कंबाइन होने के लिए नया प्रोडक्ट बनता है इसके अंदर, बल्कि एल्यूमिनियम ने आयरन को रिप्लेस किया है, कंबाइन नहीं हुआ है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, What happens when dilute hydrochloric acid? मेरे साथ फॉर्मूला रिवाइज करते रहिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HCl, हाइड्रोजन की वन वैलेंसी, क्लोरीन की भी वन वैलेंसी। क्या होता है जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम आयरन फिलिंग्स में डालते हैं? तो आयरन मतलब आयरन फिलिंग्स का मतलब इसका आपको पूरा आयरन का बनाएंगे Fe, ठीक है। तो Fe प्लस HCl, जब ऐसा रिएक्शन है, जब Fe आप HCl में आप Fe डालोगे तो क्या होगा आपका? FeCl2, आपके आयरन की क्या होती है? वैसे 2 होती है, और आपका साथ में क्या रिलीज हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। तो आपका क्या बना? आपका हाइड्रोजन गैस निकला। देखिए हाइड्रोजन गैस दे रखा है आपको, यस, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड, ये आयरन क्लोराइड वो प्रोड्यूस्ड। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन? व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड? ये हमने अपनी वीडियो नंबर आई गेस 2 या फिर 3, इन दोनों से किसी एक वीडियो के अंदर हमने इस व्हाट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड, हमने इसको अच्छे से पूरी डिटेल में सजाई। मैंने पूरा एक्चुअली क्वेश्चन ही उठा दिया था उसके अंदर, और मैंने एग्जैक्ट यहाँ पर भी रखा ही चीज। इस पूरे क्वेश्चन को हमने एक्चुअली डिस्कस कर रखा है। मैं दोबारा को रिवाइज करा देती हूँ आपको। देखो बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या होता है? जिसके अंदर एक रिएक्शन के दोनों तरफ आपके क्या होते हैं? सेम नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिख दूं Mg प्लस O2 गिव्स यू MgO, तो आप ध्यान से देखो रिएक्टेंट्स में Mg आपका 1 है, O ऑक्सीजन आपका 2 है, यहाँ पे क्या आपका Mg 1 है, ऑक्सीजन में क्या आपका O है। तो आप हर एक एटम देखो, मैग्नीशियम का 1 है, यहाँ पे मैग्नीशियम का 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है। तो हर जो एलिमेंट है उसके सेम नंबर ऑफ एटम्स नहीं है। ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब आपका आता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जिसके अंदर आप ये बता सकते हो कि H2 प्लस Cl2 गिव्स यू 2HCl। यहाँ पे मैंने इस इक्वेशन को बैलेंस किया है 2HCl। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं आपको C प्लस O2 CO2, तो आप ध्यान दो कार्बन आपका 1 एटम है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 एटम है। रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में कार्बन का 1 एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम। तो आप यहाँ पर क्या देखोगे? आपके सेम नंबर ऑफ एटम्स आपके रिएक्टेंट में भी प्रोडक्ट में भी। ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? ऐसे रिएक्शंस को हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या आपका, ये भी आप ध्यान से देखो। तो अगर मैं यहाँ पे 2 हटा दूं यहाँ से, अगर मैं यहाँ से आपका 2 हटा दूं तो ये आपका क्या बन जाएगा? सिर्फ और सिर्फ HCl हो जाएगा। तो आप कहोगे कि यहाँ पर भी आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है, ये अनबैलेंस्ड है। तो ये जितने आपके अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होते हैं ना, इनको हम इस तरीके से बनाते हैं कि बैलेंस हो जाए इन लोगों की तरह। इसके लिए हम इनके आगे क्या करते हैं? स्टोइचियोमेट्री लगाते हैं, यानी 2, 3, 4 सब चीज लगाते हैं। देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 2 है, तो इसके आगे हम क्या लगाते हैं? 2 लगा देंगे। तो क्या होगा? 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, ये क्या हो गया? आपके रिएक्शन बैलेंस हो गए। आज तो हम अपने अनबैलेंस्ड रिएक्शन केमिकल इक्वेशन को क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। तो व्हाट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन? बट एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ एटम्स हो सारे एलिमेंट्स के, रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी। एग्जाम्पल में आपका मैं अभी C प्लस O2 गिव्स यू CO2, ये आपका एग्जाम्पल है, ठीक है। जो आपके ऐसे अनबैलेंस रह जाते हैं, जैसे कि आपका H2 प्लस Cl2 गिव्स यू HCl, इसके अंदर आप क्या देख रहे हो? ये हमारे अनबैलेंस्ड है। तो इनको हम क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। क्यों करते हैं? अब व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बैलेंस, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि ऐसे अनबैलेंस को हमें बैलेंस करने की जरूरत पड़ी क्यों? हमें इसलिए पड़ी बेटा, क्योंकि आपको पता है हर एक एटम का, एक एटम को भी, एक क्लोरीन, एक हाइड्रोजन, आपका एक एल्यूमिनियम, हर एक एटम का अपना एक मास होता है। तो यहाँ पर आपने कहा 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन, मतलब 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन के अपने अपने मासेस होंगे। तो आप कह रहे हैं रिएक्टेंट में आप कह रहे हो इसका कोई मास है और इसका कोई मास है। मान लो इन दोनों के अपने मासेस 7 ग्राम आया, सपोज करो, ठीक है।
और यहाँ पे आप देख लो 2 एटम थे, 2 एटम, यहाँ पे एक एटम हो गया, मतलब हाफ हो गया। तो आप एक तरह से कह सकते हो कि यहाँ पे 2 3 6 3.5 हो गया होगा। तो आप कह रहे हो कि मास की क्या हो गई, कमी हो गई। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि रिएक्टेंट से पहले कुछ और मास था और प्रोडक्ट के बाद कुछ और मास हो गया। क्या ऐसा पॉसिबल है कभी कि रिएक्टेंट से पहले मासेस कुछ है और प्रोडक्ट में मासेस कम हो जाए? क्यों क्यों ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि हमने क्लास 9 में पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो हमें ये बताया ना ही तो आप मास को खुद से क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ये ऑलरेडी प्रेजेंट जो पहले था अभी भी वैसा ही रहेगा, मतलब अगर 7.5 तो अभी भी 7.5 ही रहेगा। आप अगर ऐसे लिख रहे हो तो आप कह रहे हो कि बैलेंस नहीं है आपको केमिकल रिएक्शन, आपके मासेस इक्वल नहीं है। तो मासेस इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 लगाते हैं ताकि मल्टीप्लाई बाय 2 होकर आपको सेम आंसर दे, यानी कि उनके मासेस इक्वल रहे। यानी कि हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं ताकि हम इस लॉ को सेटिस्फाई कर सके। जो टोटल मास है रिएक्टेंट का वो इक्वल चाहिए टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट से। आई होप आपको क्लियर हो गया ये आपकी मर्जी, ऊपर के आंसर नीचे के आंसर को सेम चीज है वो, ठीक है। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 6 एंड 7, ये मैंने आपकी बैलेंसिंग की एक वीडियो कराई है। बैलेंसिंग की वीडियो आप देखिएगा, 2 वीडियो कराई है मैंने बैलेंसिंग। एक वीडियो होगी शायद वीडियो नंबर 2 है वो, उसके अंदर बहुत मिनी सा मैंने सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है। एंड वीडियो नंबर 3 में मैंने पूरी बैलेंसिंग के क्वेश्चन ही लिए हैं, उसके अंदर मैंने ये तीनों क्वेश्चन आपके अच्छे से कंप्लीट करा रखे हैं। आप जाइए और वहां पर ये वीडियोस को देखिए ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। सो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द रिएक्शन टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। तो लेट्स बिगिन नाउ। अगर आप देख सकते हो क्वेश्चन तो आपको पता चल रहा होगा इसके अंदर कि आपसे टाइप भी पूछा गया। तो टाइप्स कौन कौन से थे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये आपका पोटेशियम ब्रोमाइड, आपको मतलब ये जो भी रिएक्शन देखिए यू हैव टू बेसिकली टेल व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस। तो पहले हम इसको लिखेंगे, इसकी केमिकल इक्वेशन है क्योंकि ये पहले लिखा हुआ है आपके वर्ड इक्वेशंस के अंदर। तो लेट्स बिगिन। पोटेशियम क्या होता है आपका के, ब्रोमाइड के बी आर, ठीक है, पोटेशियम का 1, ब्रोमीन का भी 1। बेरियम आयोडाइड, बेरियम यानी कि बी ए, आयोडीन का I2, ठीक है। तो देखो बेरियम, ठीक है, गिव्स यू पोटेशियम आयोडाइड यानी कि Ki प्लस बेरियम ब्रोमाइड Ba, Br, B एक मिनट, Br 2, ओके, फिर गलत हो गया, Br 2, ओके। सो के बी आर प्लस, मैं इसको बैलेंस नहीं कर रही हूँ, ओके, आपका ये होमवर्क आप बैलेंस कीजिएगा। के बी आर प्लस बी ए I2 गिव्स यू के आई प्लस बी ए बी आर 2। सो आप इसके अंदर क्या देख रहे हो, ये के बी आर है, पोटेशियम ब्रोमाइड बेरियम आयोडाइड गिव्स यू पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड। सो देखो यहाँ पे के बी आर था, अगर देखो एक तरह समझ रहे हो आप, इसका वाला जो था वो इसके पास चला गया और इसका वाला इसके पास चला गया। तो बेसिकली आप क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ है, प्लस माइनस क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ आयंस। तो जब एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं तो इसका मतलब कौन सा रिएक्शन है आपका, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओ आई एम सो सॉरी, मुझे लगा सिर्फ इसमें टाइप बताना रिएक्शन की। यहाँ पे लिखा है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। चलो बैलेंस भी कर ही देते हैं इसे। देखो कि आपको पोटेशियम आपका 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो इसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप पहले लिख लो जितने भी आपके इन्वॉल्व है इसके अंदर क्या एलिमेंट्स, ठीक है, ये 4 इन्वॉल्व में नाम लिखिए। यहाँ पे आएगा आपके रिएक्टेंट में कितने हैं, यहाँ पे आएगा आपका प्रोडक्ट में कितने, ओके। रिएक्टेंट में यहाँ पे 1, ब्रोमीन भी 1, आयोडीन भी 2 और बेरियम भी 1, ओके। यहाँ पे प्रोडक्ट में देखो आप के आपका 1 है, आयोडीन भी आपका 1 है, ब्रोमीन बी आर 2 है और बेरियम आपका 1 है। तो आपका देखो अनबैलेंस कौन सा है, ब्रोमीन और आयोडीन। तो एक बात याद रखना कि जब हम अपने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर रहे होते हैं तो एक को बैलेंस करने के चक्कर में जो दूसरा ऑलरेडी बैलेंस है वो भी बिगड़ सकता है, तो उसको भी हम दोबारा से बैलेंस करेंगे। डरना नहीं, ये बहुत ही कॉमन सिचुएशन जो आप फेस करोगे जब भी आप बैलेंसिंग करोगे। तो पहले मैं इसको ना यहाँ से इरेज करती हूँ।
चलो ये और ये, ठीक है। तो ये देखिए, तो चलिए शुरू करते हैं। I2 है, मुझे यानी क्या बनाना है, आयोडीन को 2 बनाना है। हम जनरली वहां से शुरू करते हैं जहाँ पे आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। तो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स अपने यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे और एक यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। तो जहां हमारे से कर लो पहले मैं, क्योंकि यहाँ पे 2 3 है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 3 है, 3 3 है, तो बराबर बात है। तो देखो यहाँ पे BI2 है, ये I है, तो यहाँ पे 2 करना पड़ेगा ताकि आयोडीन 2 हो जाए। देखो अब मेरा आयोडीन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। मेरा जब आयोडीन बैलेंस हो गया तो पोटेशियम में तो 2 हो गई है, 2 के अंदर 2 थे, पोटेशियम में क्या होगा, 2। देखो इसकी बदल गई बैलेंसिंग आपकी, इसकी गड़बड़ नहीं हुई है, करो बैलेंस इसे। चलो यानी अब पोटेशियम को भी 2 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2। अब ये 2 क्या हुआ तो आपका 2Br हो गया। देखो रिएक्टेंट में भी हो गया 2Br, 2 ये बैलेंस, ये भी 2, ये भी 2, और आपका बेरियम क्या है 1, जो कि पहले भी 1 है। तो आपको क्या होगा, ये क्या बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, 2KBr plus Bi2 gives you 2Ki plus BaBr2. This is your double displacement reaction. B पार्ट, आपका बी पार्ट क्या था, आपका बी पार्ट है जिंक कार्बोनेट। देखो जिंक कार्बोनेट हम कैसे लिखते हैं, जिंक कार्बोनेट हम लिखते हैं ZnCO3, ठीक है। गिव्स यू, जिंक कार्बोनेट दे रहा है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो जिंक ऑक्साइड यानी ये प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे आपका क्या है, ध्यान से देखो, सिर्फ एक आपका सब्सटेंस है वो 2 में आ रहा है, यानी क्या ये टूट रहा है। तो ऐसे रिएक्शन का टाइप क्या होता है आपका, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और इसकी बैलेंस ही करो, देखो जिंक एक है, यहाँ पे भी जिंक एक है, यहाँ कार्बन एक है, यहाँ पे भी कार्बन एक है, 2 आपका ऑक्सीजन है और 1 की ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे 3, तो ऑलरेडी बैलेंस है, इसे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। सी पार्ट, हाइड्रोजन प्लस फ्लोरीन गिव्स यू हाइड्रोजन फ्लोराइड। सो मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन प्लस फ्लोरीन गिव्स यू हाइड्रोजन फ्लोराइड, राइट। ऐसे आप लिख दोगे, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि जो आपका हाइड्रोजन है वो कभी H के फॉर्म में नहीं बल्कि H2 में एग्जिस्ट करता है, क्लोरीन आपका Cl2 के फॉर्म में। मतलब कहीं भी आप अगर ये कह रहे हो ना हाइड्रोजन गैस मैंने मिक्स करी है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है, आप हमेशा H2 लिखोगे उसे, अगर आप अकेले लिखो हाइड्रोजन को, क्योंकि उसका रीजन यही है क्योंकि वो H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डायटोमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता। हाइड्रोजन, क्लोरीन, पोटेशियम, सॉरी नॉट पोटेशियम, आयोडीन, ये सारे आपके कैसे डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, O2 तक आपका। ओके, O2 मीन्स ऑक्सीजन। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसके अंदर 2 आपस में मिक्स होके एक नया प्रोडक्ट आपको दे रहे हैं। तो जब मिक्स होते 2 कंबाइन होते हैं आपस में तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट है आपका मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, तो मैग्नीशियम इज Mg प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन्स HCl, ये आपको क्या दे रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। तो मैग्नीशियम MgCl2 प्लस हाइड्रोजन था ना, यस हाइड्रोजन वेट अ मिनट, हाँ, प्लस H2। तो आप इसके अंदर क्या देख रहे हो, यहाँ पे HCl है, यहाँ पे आपका मैग्नीशियम है, तो यहाँ पे एक आपका हाइड्रोजन है, उसको हटाकर कौन आ गया, मैग्नीशियम आ गया। देखा आपने यहाँ पे, और हाइड्रोजन को अकेला छोड़ दिया। जब ऐसे आप रिएक्शंस करते हो तो ऐसे रिएक्शन जैसे आपको मोस्ट रिएक्टिव मेटल आपके लेस रिएक्टिव मेटल को पीछे छोड़ देते हैं, ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन केस आपको लग रहा है कि कौन किससे ज्यादा ताकतवर होगा, कौन सा मोर रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव है, मैंने आपकी जो वीडियो है जिसके अंदर मैंने आपके दोनों रिएक्शन कंप्लीट कराए हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके अंदर मैंने आपको पूरी चार्ट दे रखी है कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है। आप वहां पे जाकर एक बार उस चार्ट को रिकॉल कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। तो आपको रिएक्शन समझ में आएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है। तो आपने सोचा कि यहाँ पे जो मैंने एक रिएक्शन लिखा था दिस वन, यहाँ पर भी बेसिकली क्या हुआ होगा, इसे हाइड्रोजन उठा के खुद ही तो आया है, तो यहाँ पर भी कैसा रिएक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, इसलिए ऐसा हुआ है कि मतलब क्या बनेगा, उसने पूछा है बनने का ये जानते कि हाइड्रोजन कम रिएक्टिव होता है तो वो
आयरन यहाँ पे आ जाएगा और हाइड्रोजन को यहाँ छोड़ देगा, इसलिए ऐसा रिएक्शन हुआ है। सो टू फाइंड आउट कि व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन इज दिस। कूल इनफ, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव एग्जांपल। ये आपका पूरा का पूरा जो रिएक्शन है, ये मैंने आपको तीनों, मैंने अगर आप तीनों मेरी वीडियोस खोलेंगे जो मैं आपको थ्री पार्ट में करा रखी है, उसके अंदर सब कुछ कंप्लीटेड है, बट मैंने फिर भी यहाँ पे लिख दिया आपके आंसर के फॉर्म में। ये रहा रिएक्शन जिसके अंदर प्रोडक्ट बनने के साथ साथ हीट भी रिलीज होती है, उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या था आपका, जब कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर वाटर को मिक्स करते हो तो क्या रिलीज होती है आपकी, कार्बन हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। इसका इसका मैं आपको बताती हूँ, इसकी एक्टिविटी थी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही पार्ट है ये। इसमें क्या था आपका, एक बीकर के अंदर हमने कैल्शियम ऑक्साइड डाला और फिर हमने पानी डाला, और कुछ टाइम बाद हमने ऑब्जर्व किया कि नीचे से जो बीकर का बॉटम है वो एकदम से गर्म होना शुरू हो गया। गर्म हुआ क्योंकि जैसे ये रिएक्शन हुआ इन दोनों के बीच में, कार्बन ऑक्साइड के बीच में और वाटर के बीच में, तो क्या रिलीज हुई, हीट रिलीज हुई, तो पूरा आपका बीकर क्या हो गया, गर्म हो गया। ओके, और आप जो प्रोडक्ट बना वो क्या था आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। मैंने यहाँ पे सिर्फ आंसर आपका एक्सोथर्मिक का लिखाया गया, एंडोथर्मिक रह गया मेरा। ओके, नो इशू, मैं आपको बता देती हूँ एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। मैं यहाँ पे आपका आंसर लिख देती हूँ, आंसर नंबर 9, एक पार्ट वहां पे था आपका। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं, रिएक्शन इन विच हीट इज, देखो एक्सोथर्मिक में हीट निकलती है, एंडोथर्मिक में आप हीट को एब्जॉर्ब करते हो। क्या करते हो, हीट को एब्जॉर्ब करते हो। सो रिएक्शन इन विच आप हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हो और फिर रिएक्ट करा रहे हो, ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, ओके। जिसे आप देखते हो आपका जो वाटर है जो कि लिक्विड फॉर्म में है, वो क्या होता है, पड़े पड़े मेल्ट होता है ना। वो कैसे होता है मेल्ट, क्योंकि वो क्या करता है, सराउंडिंग की हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ऐसे रिएक्शन क्या है आपका, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसका आप एग्जांपल में लिख सकते हो कि N2 प्लस O2, ये क्या करते हैं, बेसिकली जो सराउंडिंग में आपकी हीट होती है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, फिर आपसे हीट करते हो तब भी, तो आपको ये क्या देता है, 2NO, विच मीन्स व्हाट, कि ये क्या कर रहा है आपका, ये आपका हीट एब्जॉर्ब करके ये रिएक्शन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एंड, ये आपको यहाँ पे गिव एग्जांपल था, उसके लिए आपको एक केमिकल इक्वेशन लिखकर दिखा दिए, बाकी समझाने का एक और तरीका था। रेस्पिरेशन आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है, यानी कि जब रेस्पिरेशन करते हो तो आपकी एनर्जी रिलीज होती है अंदर का, तो जो एनर्जी रिलीज होती है हम क्यों मानते हैं कि रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो हमें चाहिए होता है एनर्जी ताकि हम जिंदा रह सके, तो स्टे अलाइव, और ये एनर्जी हमें मिलती किससे, ऑब्वियसली जब हम खाना खाते हैं। सो बेसिकली जब हम खाना खाते हैं तो डाइजेशन के टाइम पर जो हमारा फूड होता है उसमें बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये सब चीजें होती है। तो ये सब चीजें हमारी बॉडी को हमारे फूड के अंदर होती है, वो फूड हमारी बॉडी के अंदर जाकर डाइजेशन के टाइम पे ये सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक होता है, जैसे आपका राइस, पोटैटो, ब्रेड, इन सब के अंदर क्या है आपका, कार्बोहाइड्रेट्स है। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स सिंपलर पीसेस में ब्रेक होते ताकि वो क्या बना सके, ग्लूकोज बना सके। फिर यही ग्लूकोज आपके बॉडी के अंदर, बॉडी के सेल के अंदर जितने भी ऑक्सीजन होते हैं उसके साथ क्या होता है, मिल जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, और आपको क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। और इसी कारण आप बहुत एनर्जेटिक फील करते हो जब आप खाना खा लेते हो। तो और इसी पूरे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इस रेस्पिरेशन कहते हैं। तो देखो जो हमारे खाने को जो ग्लूकोज बनाया उसकी केमिकल इक्वेशन क्या है, C6H12O6। हमारे बॉडी ने जो ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो हमें क्या दिया, कार्बन डाइऑक्साइड दिया जो हम बाहर निकाल देते हैं, रिलीज आउट कर देते हैं, वाटर दिया और एनर्जी दी विच मेड अस फील एनर्जेटिक। एंड नाउ 11th क्वेश्चन क्या था आपका, व्हाई आर डीकम्पोजिशन रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट क्यों कहते हैं। देखिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट इसलिए है क्योंकि डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर आपका एक सिंगल कंपाउंड वो दो या दो सिंपलर सब्सटेंसेस में टूटता है। जैसे कि अगर आप AgCl लेते हो, आपका क्या है, सिल्वर क्लोराइड है। तो जब आप इसको डीकम्पोजिशन कराओगे, इसको हम सनलाइट की मदद से कराते हैं, सनलाइट, ठीक है। तो किस में ब्रेक हो जाता है, Ag, ये सॉलिड होता है, ये आपका पूरा सॉलिड है, क्लोरीन गैस निकल के बाहर, क्लोरीन गैस आपके बाहर निकल जाती है। तो ये पूरा आपका जो है एक कंपाउंड वो दो आपकी क्या था, एलिमेंट में ब्रेक हो गया। तो जिसके अंदर एक सिंगल कंपाउंड आपके दो सिंपल सब्सटेंस से ब्रेक होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन।
कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस आपके एक साथ मिल जाए एक सिंगल सब्सटेंस बनाने के लिए, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगेन C+O2, दो आपको दो मिलाने मिला दो, क्या बन गया आपका CO2। दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। Write one equation each for decomposed reaction where energy is supplied in the form of heat, light और electricity। ये पूरे हमने डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो पढ़ रखा है ना। देखो डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, आपका जो एक सिंगल सब्सटेंस है आप उसको दो सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक कर देते हो। यानी कि आपको मान लो आपके पास AgCl का मैंने एग्जांपल लिया था अभी, AgCl है वो किससे टूट गया, Ag+Cl2 में, ठीक है। तो वो पड़े पड़े टूट जाएगा नहीं, आपको उसे क्या देना पड़ता है, उसे एनर्जी देनी पड़ती है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हम एनर्जी तीन फॉर्म में देते हैं, या तो उसे हीट दे या लाइट दे या इलेक्ट्रिसिटी दे। अभी जो मैंने आपको पिछली रिएक्शन दिखाई AgCl की, हमने उसे सनलाइट में रखा था, उसे सनलाइट से एनर्जी मिल रही थी जो उसे तोड़ने में मदद कर रही थी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे तीनों फॉर्म में लिखनी है, तो पहले आपकी हीट के फॉर्म में लिख देती हूँ। हीट के फॉर्म में कैसे, इसका एग्जांपल लेड नाइट्रेट है, Pb2, इससे आप क्या करते हो, हीट करते हो। इसका पूरी एक्टिविटी है जो मैं समझाई है वीडियोज में, आप देखिएगा। वो आपको क्या देगा, लेड ऑक्साइड प्लस NO2 गैस प्लस O2 गैस, ये आपका जब हीट देते हो। आपसे लाइट पूछा गया है, अभी मैंने आपको लाइट का एग्जांपल ये दिया था कि AgCl है आपका प्लस सॉरी AgCl है, आपको इसे ब्रेक करना है। आप इसे किसकी वजह से करते हो, आप सनलाइट में रखते हो। यहाँ पे आपने हीट करा है, इसे बर्नर में हीट किया, यहाँ पे आप सनलाइट देते हो, सनलाइट में रखते हो, तो ये ब्रेक होता है Ag+Cl2 में। और फिर नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। इलेक्ट्रिसिटी की मदद से आप कैसे करते हो उसे, आपका वाटर जो कि लिक्विड फॉर्म में था, जब आपने उसमें से इलेक्ट्रोलाइसिस कराया, यानी कि आपने इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास करी, ठीक है, तो वो किससे बन गया आपका H2 गैस में प्लस O2 गैस में। ये आपके तीन रिएक्शन उसने पूछे थे हर एक के क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बीच में क्या डिफरेंस है। अच्छा यहाँ पे देखो स्पेस में आंसर नंबर 12 के लिए लिखा था, मेरे को याद नहीं रहा। तो नेक्स्ट 13 क्वेश्चन आपको पढ़ाया मैंने भी कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये रहा आपका उसका आंसर। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर एक जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो डिस्प्लेस कर देता है एक कम रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन में से। देखो ऐसा देखो कॉपर सल्फेट है, देखो सॉल्यूशन में कहने का मतलब मैं समझा देती हूँ यहाँ पर, अदर्स आपको देखनी चाहिए। आप बीकर में लीजिए यहाँ पे कॉपर सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है ये पूरा, ठीक है। क्या है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, जो कि ब्लू कलर का है, ओके। ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। आपने इसके अंदर डाला आयरन, आयरन को बोलते हैं हम Fe। कुछ टाइम बाद आप देखोगे ये जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, मतलब इसके अंदर कॉपर सल्फेट है, बेसिकली ऐसे रहता है, कॉपर ऐसे रहता है Cu+ और CSO4-, ये आयरन की तरह से घूम रहे होते हैं। और आपने इसके अंदर आयरन की स्ट्रिप डाली, ठीक है। तो यहाँ पे आयरन करने का मतलब यही है, आयरन की स्ट्रिप डाल लो या आयरन फिलिंग डाल लो, आपकी मर्जी है। आयरन का डाला, कोई भी सामान आप आयरन का डाल दो। आप कुछ टाइम बाद करोगे जो ब्लू कलर है वो किससे बदल गया, आपका ग्रीन कलर में बदल जाता है। ब्लू आपका कुछ देर में ग्रीन बन जाता है। और जब हमने आयरन की स्ट्रिप डाली थी इसके ऊपर आप क्या देखो, कुछ रेडिश ब्राउन कलर का डिपोजिट आ जाता है। लेट मी चेंज द कलर टू शो यू। ब्राउन कलर नहीं है इसमें, तो उसमें क्या आता है, ब्राउन कलर की कोटिंग आ जाती है। तो ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि देखो आपका जो, क्योंकि आपके जैसे आयरन गया ना, उसने देखा अरे यहाँ पे कॉपर क्या कर रहा है, मैं इतना स्ट्रांग हूँ, कॉपर मेरे आसपास कैसे घूम रहा है, हटाओ इस कॉपर को। वो कॉपर को हट के खुद पानी में चला जाता है। देखो Fe+CuSO4 वो खुद पानी में चला जाता है और सल्फेट के साथ मिल जाता है तो FeSO4 बना देता है। और वो बेचारा कॉपर जाए कहाँ, तो वो इसके ऊपर बैठ जाता है और वो क्या कौन सा कलर गेन करता है, रेडिश ब्राउन कलर में। यानी कि जो आयरन के ऊपर वो जो एक नया आपको ब्रेड ब्राउन डिपॉजिट देखोगे वो किसकी होती है, वो कॉपर की होती है। सारा पानी सारे सॉल्यूशन से कॉपर निकल के किसमें बैठ जाता है, आपके आयरन के ऊपर बैठ जाता है। आई होप आपको ये इक्वेशन समझ में आ गई होगी। डिस्प्लेस, ये था आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसमें आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को, क्यों, क्योंकि आयरन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कॉपर से। अगेन मैं कह रही हूँ, अगर आपको चार्ट नहीं पता कि कौन सा एलिमेंट किससे कितना ज्यादा रिएक्टिव है, आप मेरी वीडियोस पे जाइए, वहां पे डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट दोनों समझा रखे रिएक्शंस, उन दोनों को अच्छे से देखिए और उसके अंदर आपको चार्ट भी दे रखा है, ओके। अगर नहीं पता इसके अंदर तो आप चाहे तो नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको नेट से भी आप बस डालिएगा मोर रिएक्टिव या फिर रिएक्टिविटी सीरीज डालिएगा तो आपको मिल जाएगा चार्ट।
अब आते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर। डबल डिस्प्लेसमेंट देखो AgNO3 प्लस NaCl, इसके अंदर ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों आपके एक्वस फॉर्म में होते हैं, मतलब लिक्विड फॉर्म में, ठीक, एक्वस फॉर्म में तो मिले रहते हैं ये। तो देखो AgNO3 का Ag प्लस NO3 माइनस, NaCl Na प्लस Cl माइनस, तो ये किस में आता है आपका AgCl में, और ये आपका NaNO3 क्यों हुआ, क्योंकि इसके अंदर आपकी ये आयंस को जब भी आपको दिख जाए ना कि भाई इसका पार्टनर इसके पास और इसका पार्टनर इसके पास, तो बस आप समझ जाना इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बेसिस में आयंस क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया आपके। ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्योंकि इसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड ने अपने अपने आयंस जो है वो एक्सचेंज कर लिए। ओके, एंड आपसे एक और क्वेश्चन है आपसे जो पूछा गया है, विच इज व्हाट इज व्हाट डू यू मीन, इट इज क्वेश्चन नंबर 14 एज वेल, वो भी तो बाकी यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 14 करा देती हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 14। सो क्वेश्चन नंबर 14 में देखो, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, रिफाइनिंग मतलब देखो आपको अगर लग रहा है कि हमें अपने नेचर में सिल्वर ऐसे ही मिल जाता है Ag के फॉर्म में या गोल्ड AU, तो नहीं, ऐसे नहीं मिलता। ये जो सारे मिनरल्स होते हैं ना, ये सारे मिनरल्स ना ये और सारी चीजों के साथ मिलकर, और सारी चीज क्या बोल दो कि और सारे जितने भी क्या कहते हैं अर्थ के मैटर्स है उन सब साथ मिलकर ये दबे होते हैं, कहाँ पे, आपके अर्थ के नीचे दबे होते हैं। तो इनका क्या होता है, एक ओर बना रहा होता है, क्या होते हैं इनके ओर होते हैं। तो इनको जब हम निकालते हैं ना तो उसको हम साफ करते हैं, क्या करते हैं, उसको हम साफ करके फिर हम इसमें से निकालते हैं AgAu और आपके अदर मेटल्स। तो बेसिकली इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर कहने का मतलब यही है कि अब हम सिल्वर को रिफाइन करें, हम सिल्वर को निकाल रहे हैं उसके ओर में से। तो जो रिकवरी ऑफ सिल्वर हम किससे करें इस बार, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से। द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल। ओके, तो आपको इसका क्या लिखना है, केमिकल रिएक्शन लिखना है। तो आपको क्या है, सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है, AgNO3 प्लस इसमें क्या है आपका, द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर मेटल, और यहाँ पे आपका क्या है, कॉपर मेटल है। तो इसका क्या होगा, क्योंकि हमें पता है, उसने बता भी दिया आपको डिस्प्लेसमेंट, तो आपको पता ही है, तो कॉपर आपका क्या आ जाएगा, CuNO3 होल ट्वाइस। मैं क्यों कह रही हूँ यहाँ पे NO3, क्योंकि कॉपर की वैलेंसी 2 होती है इसलिए, और आपकी NO3 की वैलेंसी 1 होती है, Ag की भी आपकी 1 होती है, Cu की 2 होती है, तो यहाँ पे 2 आ गया, प्लस अब Ag में बाहर निकल गया, देखो एकदम Ag साफ हो गया आपका। एक बात और सुनो, आपको लग रहा है ये वैलेंसी क्या होती है, ये कैसे हो गया, अगेन आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बैलेंसिंग वाले क्वेश्चन में समझा रखा है कि वैलेंसी कैसे है, क्या निकली क्या नहीं निकली है, और आप क्लास 9 में ये चीज कर आए हो। सो नॉट अ बिग डील, नहीं पता तो उस चैप्टर को एक बार जरूर रिवाइज करना, और नहीं करने का मन है तो मेरी उस वीडियो को देख लो, बस आधे घंटे की वीडियो है वो, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, तो आंसर नंबर 50 यहाँ पे है। तो अब प्रेसिपिटेट मैंने आपको बताया था, देखो जब आप आपस में कोई भी दो एक्वस सॉल्यूशन जब रिएक्ट करा रहे होते हो, किसी किसी में क्या होता है, एक आपका सॉलिड कलर का पार्ट बन के नीचे सेटल डाउन हो जाता है और पूरा पानी पानी यहाँ बच जाता है। जो नीचे सॉलिड पार्ट आपका जो बच गया, ठीक है, और जो आपके पानी में नहीं घुल रहा, उसे हम क्या बोलते हैं, इनसॉल्युबल सॉलिड कहते हैं। तो ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर इनसॉल्युबल सॉलिड जो है वो पूरे सॉल्यूशन से अलग होकर हमें दिखाई देता है, निकल जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। प्रेसिपिटेशन के एग्जाम्पल आप क्या दोगे, अगर आपने एक FeCl दिया विच इज योर आयरन क्लोराइड, और आपने उसमें किस में मिक्स किया, आपने NH4OH के अंदर मिक्स किया, ठीक है, तो ये अमोनिया हाइड्रोक्साइड है, NH4 आपका अमोनिया होता है, तो ये आपको क्या देगा, FeOH होल ट्वाइस, यानी कि आपका आयरन हाइड्रोक्साइड, FeOH नॉट होल ट्वाइस इज होल 3, क्योंकि आपका आयरन की वैलेंसी 3 होती है, प्लस NH4Cl। मैं दोबारा लिख दूं, सेक्शन का समझ नहीं आ रहा तो लेट मी राइट इट अगेन। देखिए, FeCl3 आयरन क्लोराइड प्लस NH4OH यानी अमोनिया हाइड्रोक्साइड, ये दोनों आपके एक्वस फॉर्म है, पानी पानी, ठीक है, एक्वस फॉर्म में जब आपने रिएक्ट कराया तो ये क्या बना आपका, FeOH होल 3 प्लस NH4Cl। तो देखो इसका ना, अब जब से मिलाओगे ये भी पानी जब मिलाओगे आपको, तो ये जो आपका नीचे प्रेसिपिटेट बन के बैठ जाएगा, इनसॉल्युबल सॉल्यूशन, जो पानी जो आपके पूरे सॉल्यूशन में नहीं मिला, दिस इज FeOH होल 3
और जो बाकी बचा आपका सॉल्यूशन है जो पानी का तैर रहा है वो आपका क्या है, अमोनियम क्लोराइड विच इज NH4Cl। दिस इज कॉल्ड योर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अगर आप ये सोचोगे हाँ मैम इसके भी तो पार्टनर चेंज हो गया, देखो Cl यहाँ चला गया, OH यहाँ आ गया, तो मैं आपको बता दूं आपके जितने भी डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं वो आपके प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस होते हैं, तो वो दोनों का नाम सेम ही है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर सेम एटलीस्ट फॉर नाउ। अब क्वेश्चन नंबर 17, a shiny brown colored element है X, on heating in air becomes black in color। आप बताएं वो एलिमेंट X क्या है और ब्लैक कलर का कंपाउंड जो बना है हमारा वो क्या है। सो लेट्स सी। उसने कहा एक शाइनी, हमारा कोई क्वेश्चन रह गया क्या पुराने वाले में? यस, उसने कहा है वो एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद 2 एग्जांपल्स ईच। ऑक्सीडेशन मैंने आपको बताया है, ऑक्सीडेशन क्या होता है आपका, ऑक्सीडेशन यानी कि एडिशन होना ऑक्सीजन का और रिमूवल होना हाइड्रोजन का। तो आप लिख देना, आपसे वैसे भी इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन पूछा है, तो ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा आपका, गेन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे थोड़ा सा वैसी राइटिंग हो जा रही है, गेन ऑफ ऑक्सीजन। और रिडक्शन क्या है आपका, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। अब देखिए इसके आपसे पूछे गए हैं यहाँ पर आंसर नंबर 15 आई गेस, यस 15 16। सो इसका क्या होगा आपका, आपसे 2 एग्जांपल पूछे तो CS प्लस O2 गिव्स यू SO2। तो देखो एडिशन हो रहा है आपके ऑक्सीजन का, तो ए पार्ट का अब आंसर मैं आपको लिखवा रही हूँ इसका ऑक्सीडेशन, जिसमें 2 एग्जांपल देने हर एक के, S प्लस O2 या फिर C प्लस O2 गिव्स यू CO2। ये दोनों का क्या है, आपके ऑक्सीजन ऐड हो रहे हैं, आपके ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट है आपका रिडक्शन। रिडक्शन के अंदर क्या होता है आपका, ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है। तो ऑक्सीजन रिमूव देखो, कॉपर ऑक्साइड CuO प्लस H2, जब आपने लिया तो आपका क्या बना, Cu प्लस H2O। तो आप क्या देख रहे हो, पहले ऑक्सीजन था अब रिमूव हो गया इसके अंदर, तो क्या है रिडक्शन रिएक्शन का एग्जांपल। जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, पहले ऑक्सीजन था अब इसमें से ऑक्सीजन नहीं रहेगा, विच इज दिस O नॉट CO2 CO। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया आंसर नंबर 15 भी। नाउ आंसर नंबर 16, एक ब्राउन कलर का एलिमेंट X है, ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर। आप बताओ वो एलिमेंट X क्या है और ब्लैक कलर कंपाउंड वो क्या है। आपका ये जो एलिमेंट X है देखो ध्यान से, ये जो आपका ब्राउन कलर का होता है वो कौन सा होता है आपका, कॉपर होता है। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं, वो शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट है, जब से एयर के साथ हीट किया तो ब्लैक बन गया कलर में। ये आपकी पूरी एक्टिविटी है, लास्ट एक्टिविटी आपके पूरे चैप्टर की। आप उसका देखना चाइना वॉच के ऊपर आप वो रखते हो एक वॉच, आपका यूटेंसिल कोई भी होता है वो जिसके अंदर आप सामान रखते हो, तो आप उसके अंदर क्या डाल देते हो अपना ये जो शाइनी ब्राउन कलर का एलिमेंट है, तो बेसिकली क्या होता है आपका कॉपर होता है। ठीक है, आपने से एयर में हीट जब आपने से एयर में हीट किया ना, तो बेसिकली क्या हुआ, एयर के अंदर जितना ऑक्सीजन है वो क्या हो गया उसके पास आ गया, और उसके पास क्या कर दिया, रिएक्शन कर दिया, और रिएक्शन करके क्या बना दिया, कॉपर ऑक्साइड बना दिया। तो पहले जो कॉपर आपने डाल रखा था उसके अंदर ब्राउन कलर का, आपने उसे हीट करना शुरू किया और ऑक्सीजन जो प्रेजेंट थे सराउंडिंग वो आकर साथ हीट करने लगे, और हीट करने से क्या हो गया, ये ब्लैक कलर में चेंज हो गए। आई होप ना आपको क्लियर हो गया होगा। वाई डू वी, तो आपका ये जो नेम द एलिमेंट X क्या है, तो वो आपका एलिमेंट X क्या है, कॉपर जो ब्राउन कलर का है। ठीक है, और आपका जो कंपाउंड बना है ब्लैक कलर का वो क्या है आपका, कॉपर ऑक्साइड है। वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स, आयरन के जो सामान होते हैं उसके ऊपर हम पेंट अप्लाई क्यों करते हैं। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश विद नाइट्रोजन, एक्सप्लेन कोजेन डेंसिटी। अब आपके पार्ट में नहीं है, ये सब कट चुका है, तो आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 17 तक ध्यान देना था, वहां तक हमने पूरे अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब आपको कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिएगा अपने क्वेश्चंस, मैं आपको सारे जवाब दे दूंगी। Thank you so much for watching this video, and if you like it, do let me know कि आपकी explanation बहुत सही थी। So thank you so much guys. I will see you in the next video.